किसी भी देश की जनसंख्या का ऑर्गेनाइजेशन हमें यह बताता है कि उस देश की जनसंख्या की लैंग्वेज क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, जनघनत्व कितना होगा, जनसंख्या का संगठन कितना होगा। इन सभी के बारे में उनकी कंपैरेटिव स्टडी का अध्ययन हमें यह टॉपिक कराता है। तो मेरा नाम राम कुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1। इसमें अपन देखेंगे जनसंख्या का संगठन क्या है एवं किस रीजन में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। इसमें अपन यह देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या हुआ। अब वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि दो प्रकार से होती है। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है तो अपन उसे कहेंगे जनसंख्या 1 से अगर 2 हो गई तो कहेंगे अपन जनसंख्या वहां पर वृद्धि हो गई। यदि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की कमी हो जाती है तो अपन कहेंगे कि वहां पर पहले एक व्यक्ति था, अब वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को दो संदर्भ में देखा जाता है। एक तो देखा जाता है धनात्मक और एक देखा जाता है ऋणात्मक। तो इसमें अपन ये देखेंगे जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या बढ़ने को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में हुई है तो वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐड हुआ होगा, तो उसे कहेंगे अपन जनसंख्या वृद्धि। इसी वृद्धि को एक नकारात्मक रूप से भी जाना जाता है जिसको कहेंगे अपन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हुई है लेकिन वो ऋणात्मक रूप से। वहां पर पहले 10 व्यक्ति थे लेकिन वर्तमान समय में वहां पर सिर्फ 7 या 6 व्यक्ति ही मौजूद हैं। इस प्रकार से वहां पर जनसंख्या धीरे धीरे घटी है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपन देखते हैं कि लगातार 1% जनसंख्या हर साल बढ़ती जा रही है। 1% जनसंख्या में कहें 8.3 करोड़। वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है? वर्ल्ड की जनसंख्या है 8 अरब या 800 करोड़। प्रति वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है? प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ती जा रही है 8 करोड़। वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। 1800 के लगभग, यानी कि 17वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या बस 1 ही अरब थी, जो 2017 तक बढ़कर 7.6 अरब वर्ष हो गई है। और 2017, अब 2024 में यह जनसंख्या कितनी हो गई? 2024 में यह जनसंख्या हो गई है 8 अरब। आगे भी इसकी जनसंख्या में बढ़ाव की ही उम्मीद है। ये अंदाजा लगाया गया है कि 2030 के मध्य तक ये आबादी 8.6 अरब हो जाएगी। वर्तमान में 2024 और 25 में विश्व की आबादी कितनी है? विश्व की आबादी है 8 अरब। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक, 29 और 30 तक यह जनसंख्या 8.6 अरब हो जाएगी और 2050 तक 10 अरब, लगभग 10 अरब तक हो जाएगी। इस शताब्दी के अंत तक यह जनसंख्या 11 अरब हो जाएगी। इस प्रकार देखते हैं कि जनसंख्या भारत में कैसे नहीं रही, जनसंख्या किस प्रकार जनसंख्या बढ़ी, कैसे घटी। यह एक चार्ट के माध्यम से अपन देखा जाए इस चार्ट के माध्यम से देखा जाए तो 1911 में जनसंख्या की ये 10 की दर है। फिर इसके बाद 1921 में जनसंख्या बिल्कुल गिर गई। जैसे 5 लाख जनसंख्या है, 5 करोड़ जनसंख्या है, तो यह जनसंख्या 1 करोड़ बची। फिर इसके बाद 1931 में जनसंख्या बढ़ी। फिर इसके बाद 1941 में जनसंख्या बढ़ी। फिर 51 में फिर जनसंख्या गिर गई। फिर 1961 में जनसंख्या का विस्फोट काल माना जाता है। फिर 71 और 81 में जनसंख्या के महाविस्फोट काल माने जाते हैं। फिर इस प्रकार धीरे घटती दर से अभी वर्तमान में जनसंख्या घटती दर से बढ़ रही है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो इसमें अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को ही व्यक्त करती है।
अब अपन ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या वृद्धि वह वृद्धि है जहां पर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाए। जैसे कहीं पर क्षेत्र विशेष में अभी वर्तमान में 10 लोग रह रहे हैं, तो अगले साल वहां पर 12 लोग हो जाए, तो इसे कहेंगे अपन जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसमें 3 मुख्य कारक है। यदि किसी भी क्षेत्र में जन्म दर अधिक है तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। यदि किसी भी क्षेत्र में जन्म दर कम है लेकिन मृत्यु दर अधिक है तो वहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ने की जगह घट जाएगी। जैसे कि कौन सा देश है, जैसे कि वर्तमान में है जापान, चीन जैसे देश इस प्रकार जनसंख्या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहे हैं। एक वर्ष में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। अब वार्षिक वृद्धि दर कैसे ज्ञात की जाती है? जन्म दर या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास मतलब हुआ कि किसी भी देश से लोग अपने देश में आए हैं, उत्प्रवास का मतलब हुआ अपने देश को छोड़कर दूसरे देश लोग चले गए। जैसे भी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 100 है तो इसमें जन्म हुए 50 तो जन्म हुए और इसमें से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। और किसी भी देश से अपने देश में 20 लोग देश में आए और 10 लोग देश छोड़कर गए, तो इसमें यह देखा जाएगा उस क्षेत्र में ओवरऑल 40% की वृद्धि हुई है। मतलब यहां का रेशो हो जाएगा 140। अब है जनसंख्या वृद्धि दर। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले जनसंख्या थी 100, अब बढ़कर हो गई 140। तो इसे ही जब इसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है तो इससे कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियां हैं। जैसे कि इसमें अपन ने देखा कि भारतीय जनसंख्या की 4 प्रवृत्तियां हैं। ये कौन कौन सी? ये है 4, ये है 4। पहली प्रवृत्ति है 1900 से 1921, स्थिर वृद्धि की अवधि। इसे कहते हैं स्थिर अवधि की वृद्धि। 1921 से पहले, जैसे यह है 1921 से पहले बिल्कुल यहां पर जनसंख्या स्थिर थी। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहां तक कि 1911 और 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यह है ऋणात्मक वृद्धि 1911 में और 1921 में यह ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। क्योंकि यहां पर अकाल आया था, भुखमरी आई थी, जिसके कारण से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दूसरी अवस्था में अपन देखते हैं 1921 से 1951 तक। निरंतर वृद्धि की अवधि में 1921 से 1951 तक इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि भी कहा जाता है। चूंकि 1920 के बाद से भारत सरकार ने थोड़ा हेल्थ केयर पर ध्यान दिया, जिस कारण से भारत में मृत्यु दर में कमी आ गई। जिसमें मृत्यु दर में कमी आ जाने से जन्म दर में वृद्धि हुई। इस कारण से इस काल को क्या कहा जाता है? इस काल को मृत्यु प्रेरित, मतलब मृत्यु से आदमी प्रेरित हो गए थे, मृत्यु इतनी ज्यादा हो रही थी कि अब आदमी को मरना नहीं था, तो हेल्थ सुविधाएं इतनी बढ़ गई थी कि आदमी कम से कम जिंदा है, वह मर नहीं रहा। इसी को कहा जाता है मृत्यु प्रेरित। अब है तीसरी अवस्था 1951 से 1980, इसको कहा जाता है विस्फोटक काल। यहाँ पर जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि। क्योंकि देश आजाद हो गया। देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने बहुत अधिक हेल्थ सुविधाएं की। इसके साथ साथ ही बहुत अधिक पंचवर्षीय योजना चलाई, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण से जनसंख्या में तीव्र विस्फोट हुआ है। 1951 से 1981 काल, इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट
की अवधि के नाम से जाना जाता है। विकास के कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधा बहुत बेहतर हो गई थी, जीवन स्तर में सुधार हो गया था के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। चिकित्सा सुविधाओं की बहुत अधिक उपयोगिता के कारण या बहुत अधिक चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो गई थी, जिस कारण से यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट देखा गया। क्योंकि इसी समय में जन कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ बाल मजदूर एवं श्रम जो बच्चों के वो रहते हैं, एक्ट रहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से लागू किया गया। और जो संक्रमण बीमारियां HIV है, जैसे एड्स है, जैसे टीबी है, इनके नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, जिस कारण से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि अधिक देखी गई। चौथी अवस्था से आज तक घटती दर से बढ़ती वृद्धि। 1951 से वर्तमान तक वैसे तो देश की जनसंख्या में वृद्धि ऊंची बनी रही, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब बढ़ती दर से जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रही जितनी 1951 से 1981 तक बढ़ी। 1981 से 2011 तक जनसंख्या बढ़ रही, लेकिन उतनी दर से नहीं बढ़ रही जो कंपैरेटिव पहले बढ़ती थी। धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई गई है। विवाह की औसत आयु वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार व जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों से इस वृद्धि को घटने में मदद की है। लगातार स्त्रियों में शिक्षा सुधार एवं भारत सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के उपाय से जनसंख्या को बढ़ती दर से घटने में वृद्धि की है। इस प्रकार अपन इस चार्ट में देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। घटती दर से जनसंख्या बढ़ रही है। अब है जनसंख्या का संगठन या पॉपुलेशन का कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन का अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या का संगठन कहलाता है। जनसंख्या का संगठन हुआ कि किसी भी देश में यह पता लगाना कि उस देश में कितने परसेंट जनसंख्या युवा है, कितने परसेंट जनसंख्या वृद्ध है, कितने परसेंट जनसंख्या बच्चे हैं। लिंग में पता लगाना कि कितने परसेंट, कितनी अधिक स्त्रियां हैं, कितनी अधिक पुरुष हैं। इसके बाद उनके व्यवसाय में देखना कि किसी भी देश में उस जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि में लगी हुई है, तृतीय क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाकलाप सेवाओं में या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी हुई है। इस प्रकार जनसंख्या का वितरणवाही अध्ययन करना या जनसंख्या का एक एक तरीके से अध्ययन करना पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। अब अपन यह देखें भाषाई वर्गीकरण। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के मुख्य रूप से 4 परिवारों में बांटा जाता है। अब भारत में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, भाषा किसका भाग है? यह भाषा भी किसका भाग है? यह भाषा भी जनसंख्या वितरण या कहें कि पॉपुलेशन जनसंख्या संगठन या पॉपुलेशन कंपोजिशन का यह भाग, पॉपुलेशन कंपोजिशन का यह भाग माना जाता है। सबसे पहला देखा जाए भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार पहला, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रियक परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। अब इनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। भाषा परिवारों की विशेषताएं। अब सबसे पहले देखा जाए भारतीय यूरोपीय परिवार। कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 यानी 65% जनसंख्या आर्य भाषा बोलती। आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है? आर्य भाषा में आती हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली आदि विभिन्न प्रकार की भाषाएं आती हैं। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है। इसमें हिंदी मुख्य भाषा है। जैसे कि ये भारत क्षेत्र है, तो भारत क्षेत्र के यह वाला पूरा रीजन आर्य रीजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की भारत में उत्पत्ति आर्यों से ही मानी जाती है। दूसरा है द्रविड़ परिवार।
द्रविड़ का मतलब हुआ कि दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उस भाषा को, कौन सी भाषा बोला है, उस भाषा को बोला जाता है द्रविड़ भाषा। कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग यानी 25% जनसंख्या यह जब बोलती है। इस परिवार की मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार तथा छोटा नागपुर के पठार क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा को द्रविड़ भाषा कहते हैं। इसके कौन कौन सी भाषाएं आती है इसमें आती है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इसके बाद तेलुगु के बाद उड़िया, असमिया, इस प्रकार की भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। आर्थिक अब तीसरा है ऑस्ट्रियक परिवार। अब भारत में गौण रूप से कुछ भाषा बोली जाती है जिसमें कुछ जनजातीय बोलते हैं, जैसे कि मुंडा हो, संथाल, चेंचू, मलयालम, कुरुम्बा, एरुबा, इस प्रकार की कुछ जनजातियां यह ऑस्ट्रेलियाई भाषा बोलती हैं। अब वह एक चीनी तिब्बती भाषा, जैसे कि सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है, वहां पर यह भाषा तिब्बत साइनो भाषा बोलती है। इसी प्रकार थारू, भोटिया, गुज्जर, बकलवान, इस प्रकार की कुछ जनजातियां हैं, कुछ ट्राइब्स हैं जो तिब्बती भाषा, चीनी तिब्बती भाषा बोलती हैं। अब आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, यह भी पॉपुलेशन कंपोजिशन की श्रेणी में आता है। सबसे पहले मुख्य श्रमिक। अब जो व्यक्ति 365 दिन ही काम करता है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मुख्य श्रमिक। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन मुख्य काम कमा सकता है मुख्य श्रमिक कहलाता है। 183 से लेके 365 दिन तक वह व्यक्ति जो कमाए उसको कहेंगे मुख्य श्रमिक। सेकंड नंबर पर है सीमांत श्रमिक। वह व्यक्ति जो 113 दिनों से कम कमाता है उसको सीमांत श्रमिक कहा जाता है। मतलब 183 दिनों से कम, मतलब कि 6 महीने 5-6 महीने कमाए, उसको कहा जाएगा सीमांत श्रमिक। और एक है अश्रमिक। जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं। चूंकि भारत को बेरोजगारों का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है। देश की जनसंख्या में किशोरों का क्या योगदान है? अब अपन देखते हैं कि किशोर क्या होते हैं। 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहा जाता है। ना ये ज्यादा बड़े होते हैं और ना ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इनको किशोर कहा जाता है। किशोर जनसंख्या का मूल अत्यधिक है। भविष्य में उनमें आशाएं होती हैं, इन पर देश का विकास उन्नत निर्भर होता है। किशोर वर्ग जल्दी सुवेद हो जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। किसी भी देश का किशोर उस देश की भविष्य की प्रतिनिधि करता है, उस देश का प्रतिनिधित्व करता है कि आगे देश भविष्य में किस प्रकार होगा। तो किशोरों को सुविधता की दृष्टि से देखा जाता है। यदि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वह गलत काम करें तो वह इस उम्र में वह गलत काम करेंगे। यदि उनको अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो इस उम्र में वह आगे देश को ले जाएंगे और अच्छे से देश को संभालेंगे। किशोरों के मार्गदर्शन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम। अब सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत युवाओं को चौमुखी विकास पर बल दिया गया है। मतलब उनके सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। उनका शिक्षा भी अच्छे से देखना है, उनका खेलकूद भी देखना है, उनकी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करना, जो वह चाह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। इस प्रकार से भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में लागू की। देशभक्ति और उत्तरदायी नागरिकों के गुणों का विकास करना है। 6 से 12 साल, कक्षा 6 से कक्षा 12 साल तक बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह देश के प्रति समर्पित हों तथा देश में सरकारी संपत्ति के प्रति उनका उत्तरदायित्व, जैसे कि बस में या रेलों में उनकी सीटों को नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार की शिक्षा किशोरों को या युवाओं को दी जानी चाहिए। युवाओं की प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संदर्भ में उनको सशक्त करना, जैसे कि आरएसएस हुआ, जैसे कि एनएसएस हुआ, देशभक्ति के कार्यक्रमों में उनको प्रेरित करना और उनमें देश की भावनाएं उनमें डालना, ताकि वह आगे चलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 2003 में लागू किए गए। महिलाओं और लड़कियों को सशक्तिकरण पर बल दिया जाना।
इसी प्रकार इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण पर बल दिया गया, महिलाओं को और अधिक प्रोटेक्शन दिए गए, महिलाओं को और अधिक समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया गया ताकि देश का नेतृत्व कर सकें। अब राष्ट्रीय युवा नीति में देखा जाए, संयोग से 4 मई 2022 को खेलो इंडिया शुरू होने से 2 दिन बाद युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 6 मई 2022 को एक मसौदा यानी एडवर्टाइजमेंट या मसौदा को कह सकते प्रारूप राष्ट्रीय युवा नीति 2021 को सार्वजनिक पटल पर जारी किया। मतलब कि खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय ने मिलकर इसको बहुत अधिक 2021 में बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, जो 2022 में जाकर लागू हो गई। इसमें यह कहा गया, मंत्रालय 2021 में एक युवा नीति तैयार करता है, इसे 29 अप्रैल 2022 को अंतिम रूप देता है, 6 मई 2022 को इसे सार्वजनिक डोमेन जारी करता है। अब युवाओं के लिए बहुत अधिक मार्गदर्शन देने के लिए यह मंत्रालय कब खोला गया? यह मंत्रालय खोला गया 6 मई 2022 को। राष्ट्रीय युवा नीति के मुख्य उद्देश्य। अब इस राष्ट्रीय युवा नीति से के क्या मुख्य उद्देश्य है? इसके वही उद्देश्य होंगे कि युवाओं को गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, देश के प्रति उनको वफादार रहना चाहिए, देश के प्रति उनको समर्पित रहना चाहिए, युवा व किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना, मतलब युवाओं का सर्वांगीण विकास करना, उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सके। उनके रचनात्मक विकास करना, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वह खेल से संबंधित हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकार से युवाओं को राष्ट्रीयता के लिए सर्वांगीण विकास करना, यही इसकी मुख्य थीम थी। उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों को बढ़ाना, उनमें देशभक्ति के प्रति इस प्रकार समर्पित करना कि जैसे कि बस है, रेल है या अधिक सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति, उनको नुकसान न पहुंचाए, देश के प्रति अपने सजग रहे, इनमें किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति है उनमें भड़कावे न आकर दंगे फसाद न करें। इस प्रकार की शिक्षाएं किशोरों को देने की बात भारत सरकार ने कही। आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों की कम प्रतिभागिता के कारण अब अपन यह देखेंगे कि भारत में जो स्त्रियों की कम गतिविधियां हैं या जो कम प्रतिभागिता है, इसके क्या कारण है? आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में स्त्रियां क्यों कम है? इसका सबसे पहला कारण है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के कारण स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि वह परिवार में उलझ जाती हैं और परिवार के ही काम में लगी रहती हैं। इस कारण से वह देश के आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती। निम्न सामाजिक और शैक्षणिक स्तर, अधिकांशतः आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं जाता। जब उनको पढ़ाया नहीं जाएगा तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं, जब उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो वह देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएंगे। बारंबारता शिशु मृत्यु दर, अधिकांशतः आज भी समाज में देखा जाता है कि लड़कियों को जैसे उनका बोर्न होने से पहले या जन्म होने से पहले उनको खत्म कर दिया जाता है। आज भी कहीं ना कहीं समाज में प्रतिशतात्मक समाज है और उनको नकारात्मक रूप से देखा जाता है। इस प्रकार से भी आर्थिक गतिविधियां इनको प्रभावित करती हैं। रोजगार के सीमित अवसर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करने या पलायन करने या प्रवास करने में इनको भी दिक्कत आती है। इस कारण से स्त्रियां आर्थिक गतिविधियों में कम भाग ले पाती हैं। समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां। अब समाज के समक्ष किशोरों की क्या चुनौतियां हैं? इसमें है, सबसे है निरक्षरता, मतलब कम पढ़ाई। अधिकतर किशोर वर्ग, विशेषतः स्त्रियां निरक्षर हैं। क्यों? क्योंकि इनको बचपन से स्कूल नहीं जाने दिया, इसलिए आज भी निरक्षर है। इसलिए देश में आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रही है, जिसके कारण वह अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती। सिर्फ वह अपना योगदान परिवार तक ही दे पाती, इकोनॉमिक्स रूप से अपने परिवार में योगदान नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि ग्रामीण समाज में, रूरल एरिया में इनको पढ़ाया नहीं जाता। औसत दुरुपयोग, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं और
औषध या मदिरापान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ देते हैं। ज्यादातर केस में यह देखा जाता है कि 10वीं और 11वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देता है, वह गलत कार्य शराब सिगरेट पीने में लग जाते हैं, जिसके कारण से युवा जो सरकार द्वारा बनाई गई नीति है यह खंडित हो जाती है और आगे जो व्यक्ति अपना 100% देश के लिए दे सकता वह नहीं दे पाता। इस कारण भी औषधि दुरुपयोग या मदिरा दुरुपयोग भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। विवाह की निम्न आयु उच्च मातृत्व दर का कारण बनती है, आगे जाकर लिंग अनुपात को प्रभावित करती है। बचपन में ही बच्चों की शादी करा दी जाती है, जिससे संतान की उत्पत्ति अधिक होती है। भारत में यह एक कारण भी माना जाता है। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है, जिस कारण से मार्ग से भटक जाते हैं। अब यह भी है कि कक्षा 12वीं के बाद या इस विद्यालय शिक्षा के बाद किशोरों को मार्गदर्शन नहीं दिया जाता, आगे पढ़ाई में क्या किया है या एजुकेशन में क्या किया है, इसके कारण भी विद्यार्थी भटक जाते हैं और आगे देश में आर्थिक में अपना योगदान नहीं दे पाते। अब अन्य चुनौतियां में जैसे HIV एड्स, किशोरों की माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर आदि। जैसे कि माताओं को बहुत अधिक HIV हो जाती, एड्स हो जाती, इनकी बीमारियां हो जाती है, जिनके कारण से गर्भकाल में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसका भी एक विशेष कारण इसमें बताया गया है। अब अपन देखेंगे भारत की पिरामिड की विशेषताएं। अब भारत में जैसे कि ये पिरामिड है, अब किस प्रकार का पिरामिड है, यदि आधार चौड़ा है तो यहाँ पर बाल दर अधिक है, यह बीच में है, यह है युवा, और भारत में यह है वृद्ध अवस्था। इस प्रकार इस पिरामिड को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है उच्च आयु। भारत में पिरामिड सकरा है, यह सकरा है। 22% जनसंख्या 50 की आयु तक पहुंच पाती है। 60 वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या 12% है और 40 से 50 साल के लोगों की जनसंख्या सिर्फ 10% ही है। यह भारत की युवा जनसंख्या का घनत्व है। इस प्रकार ये तो है युवा जनसंख्या, ये है बालक जनसंख्या, ये है युवा और ये है वृद्ध जनसंख्या, ये है युवा, ये है बालक। अब भारत में लिंग अनुपात घटने के कारण, अब भारत में जो लिंग अनुपात का मतलब हुआ कि स्त्री और पुरुष का अनुपात, इसे ही लिंग अनुपात कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में यदि स्त्रियों का लिंग अनुपात खराब है, यानी यह देखा जाए कि वहां पर 100 पुरुष हैं और उन पे 105 स्त्रियां हैं, तो यह लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। जहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है वहां पर लिंग अनुपात उच्च पाया जाता है। जहां पर स्त्रियों की स्थिति खराब होती है, जैसे कि भारत जैसे देश में स्त्रियों की स्थिति सामाजिक कारण से खराब पाई जाती है, इसलिए भारत जैसे देशों में लिंग अनुपात बहुत ही खराब है। और हरियाणा में तो लिंग अनुपात 837 स्त्री पर 1000 पुरुष है। इस प्रकार से लिंग अनुपात को देखा जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि भारत एक प्रतिसत्तात्मक और रूढ़िवादी समाज है, इसलिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या, गर्भकाल में कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। क्योंकि भारत का अधिकांश समाज रूढ़िवादी और प्रतिसत्तात्मक समाज है, जिसके कारण से लिंग अनुपात में भी कमी आ जाती है। कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर कम ध्यान दिया है, जिससे पोलियो, एड्स एवं विभिन्न प्रकार की उनमें बीमारी हो जाती है और कुपोषण से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से भी यह दर्शाता है कि भारत में लिंग अनुपात कितना कम है। इसका अगला रीजन है समाज में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना, उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि किसी समाज में लड़की पैदा हो जाती है तो उस समाज में स्त्रियों का कम सम्मान लड़कों की अपेक्षा कम किया जाता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य सेवा और पालन पोषण अच्छा नहीं किया है, जिससे आगे जाकर उनमें बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाती है। जनसंख्या का संगठन यानी कंपोजिशन हमें यह बताता है कि किसी भी देश या क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या है
और उस क्षेत्र में जनसंख्या किस प्रकार निवास करती है, और इसके साथ ही इसमें यह लिंगानुपात बताता है, और साथ ही लिंगानुपात में यह बताता है कि लड़कों की स्थिति लड़कियों से कितनी बेहतर है। यदि किसी समाज में लड़कियों की स्थिति बेहतर होती है तो उसे विकसित समाज माना जाता है, जैसे कि यूएसए। और इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन के ऐप को अभी डाउनलोड करें और आप हमें रिव्यू देकर बताएं और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करें।